फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की सीरीज में हम एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। 2011 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले जो भी 2005 से 2011 तक के पेपर सॉल्व हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा उत्केंद्रक भार यदि नीचे दिखाए गए चित्रों में केंद्रीय कोण के भीतर रखा जाए तो स्तंभ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में तनाव पैदा नहीं करता है। तो कौन सा तनाव नहीं पैदा करेगा? पहला आपका देखिए ऐसे दिया गया है, ये फिगर है आपका d/6, ये d/6 दिया गया है टोटल, इधर b/6 है, ये टोटल b है आपका, ये d है। दूसरा जो हमारा फिगर दिया गया है ये d/3 b/3, ये टोटल b आपका है, ये टोटल आपका d है। तीसरे में देखिए ये आपका d/6 है, ये b/6 है, और ये b है, ये d है। फिर चौथे में हमारा देखिए b/3 d/3 और ये b d। तो अगर ये वाला आपका रखा जाएगा तो ये तनाव आपका पैदा नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये जो फिगर आपका है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रिज्मीय धरन पर बंकन प्रतिबल होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है प्रिज्मीय धरन पर? तो M/I। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रिज्मीय धरन पर बंकन प्रतिबल M/I होता है। ये कैसे होगा देखते हैं हम इसको। बेंडिंग इक्वेशन हमको पता है, M/I F/Y और E/R होता है यहाँ से। तो अगर सिग्मा बी का मान आपको इससे पूछा जा रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का मान, तो M/I हो सकता है। देखिए यहाँ से अगर इन दोनों को हम इक्वल करें, इन दोनों को इक्वल करें तो सिग्मा बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, M/I। तो यहाँ से हमारा मिल गया बेंडिंग स्ट्रेस का मान। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि स्तंभ के सिरे प्रभावी ढंग से स्थिति में धारण किए हुए हों और दोनों सिरों पर घूर्णन के प्रति नियंत्रित हों तो प्रभावी लंबाई होती है। यदि स्तंभ के सिरे प्रभावी ढंग से स्थिति में धारण किए हुए हों और दोनों सिरों पर घूर्णन के प्रति नियंत्रित हों तो प्रभावी लंबाई क्या होगी आपकी, L/2 होगी। तो बी ऑप्शन से यहाँ पर सही है। इसके और भी अलग अलग मान होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रभावी ढंग से स्थिति में धारण किए गए हो और दोनों सिरों पर घूर्णन के प्रति नियंत्रित हो। दोनों सिरे जो आपके हैं हिंज है, हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर L/2 होगा प्रभावी लंबाई। अगर और भी हम देखते हैं क्या होता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। If the column ends are effectively held in position and restrained against rotation at both ends, then it is a case of both ends fixed and the effective length is L/2। जब both ends fixed है तो and the effective length is L/2 है। इसी तरह अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ की अलग अलग मान होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। किसी के भी बारे में पूछ सकता है इसमें से। तो देखिए जब बोथ इंच हिंज रहता है, दोनों जो सिरे हैं वो हिंज लगे होंगे, हिंज सपोर्ट लगा होगा उनके पास, तो ये इफेक्टिव लेंथ का मान L होगा आपका। अगर वन इंड हिंज होगा और अदर फिक्स्ड होगा तो L/√2 होगा। अगर बोथ इंड्स फिक्स्ड होंगे तो L/2 होगा, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। और बोथ इंड फिक्स्ड अदर फ्री होगा, वन इंड फिक्स्ड होगा और अदर फ्री होगा तो 2L होगा। तो ये भी याद रखेंगे कि जब एक दोनों सिरे हिंज हैं तो हमारे L होगा, जब एक सिरा हिंज है और एक सिरा फिक्स है तो L/√2, और दोनों सिरे फिक्स है तो L/2, जब एक फिक्स है और एक फ्री है तो 2L। तो इसको हम बिल्कुल याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस्पात का प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है? तो ये हमारा होता है 2 × 10⁵ MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक आपका 2 × 10⁵ MPa होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गलत कथन को चुनिए। मृदु इस्पात के बारे में कौन सा कथन गलत कहा जा रहा है? तो सी ऑप्शन आपका सही है कि विफलता, मृदु इस्पात की विफलता पर लघु प्रतिशत दर्द वृद्धि होती है। तो ये गलत कथन है आपका मृदु इस्पात के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए माइल स्टील इज डक्टाइल मटेरियल एंड इट्स पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%।
अंडरगोज लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव अनुपात का अधिकतम सांख्यिकी मान है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, हर सेट में मिल जाता है। पॉइजन अनुपात से रिलेटेड कि कौन से मटेरियल के पॉइजन अनुपात कितने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और उनकी लिमिट पूछी जाती है कितनी होती है। तो लिमिट इनकी होती है 0 से 0.5। मिनिमम आपका 0 होता है और मैक्सिमम आपका 0.50 होता है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा गया, मैक्सिमम तो 0.50। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसकी लिमिट हम हमेशा याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। मुख्य समतल और उच्चतम अपरूपण तल के बीच कोण होता है। जो मेन प्लेन है आपका, मुख्य समतल और उच्चतम अपरूपण तल के बीच कोण क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं केवल सामान्य प्रतिबलों के अंतर्गत ऐसे तत्वों के लिए मोहर वृत्त की त्रिज्या होती है। मोहर वृत्त की त्रिज्या आपकी पूछी जा रही है। तो सामान्य प्रतिबल के अंतर्गत ऐसे तत्वों के लिए मोहर वृत्त की त्रिज्या को बतानी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सिग्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है। इसका आशय है कि इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है। जब इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक होगा तो इसका मतलब यह है कि इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है। तो बी ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बल आघूर्ण के अंतर्गत ठोस वृत्ताकार शाफ्ट पर बनने वाला अधिकतम अपरूपण प्रतिबल है। शियर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम। तो शियर स्ट्रेस आपको बताना है 16T/πd/Q। बी ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है कि बल आघूर्ण के अंतर्गत ठोस वृत्ताकार शाफ्ट पर बनने वाला अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 16T/πd/Q है। देखिए कैसे होगा ये। टॉर्सन का फार्मूला हमको पता होता है τ/r, T/IP और g(θ/L)। तो यहाँ से हम टाउ का मान निकालेंगे, TR/IP हो जाएगा। और IP का मान हमको पता है कि πd/4/32। तो यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, D को R में चेंज कर लेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, D/2 होगा। और यहाँ से हम टाउ मैक्स का मान निकालेंगे, इसका मान रख के। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16T/πd/Q। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी द्रव्य का कार्यकारी प्रतिबल वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, तो पराभव प्रतिबल से कम। किसी द्रव्य का कार्यकारी प्रतिबल पराभव प्रतिबल से कम होता है। सी ऑप्शन से आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग का मापांक गुणांक ई, अपरूपण गुणांक जी और पॉजिटिव अनुपात वी के बीच संबंध मिलता है। म्यू होता है, पॉजिटिव अनुपात आपका म्यू होता है। इसके ई जी और म्यू के बीच संबंध आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, G=E/2 × 1 + म्यू। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर। इसी तरह के और भी अनुपात होते हैं जिसका पिछले वीडियो में आपको बताया गया पूरी डिटेल कि अलग अलग अगर ई और के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, ई और जी के बीच में या ई और एन के बीच में, तो क्या रिलेशन होगा। तो सारी चीज़ें डिटेल बताई गई है, तो पिछली वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समर्थन यानी कि आधार ए पर प्रतिक्रिया है। ये आपका दिया गया एक फिगर है, इस पे आपका ये स्पैन इसका दिया गया, ये इनके बीच की दूरी 100 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है। इस पे 20 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लग रहा है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, ये है बी है। इस पे हमको ए पर प्रतिक्रिया यानी कि ए पर रिएक्शन बताना है कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। लेट रिएक्शन एट सपोर्ट ए इज RA एंड एट बी इज RB। इसको मान लिए RA है यहाँ पर रिएक्शन और यहाँ पर RB है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिगर को। 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 100 इसका स्पैन दिया हुआ है। तो देखिए समेशन Fy=0, RA + RB -20। केवल 20 आपका दिया गया है, तो जितना लोड होता है वही हमारा उसके बराबर हो जाता है। तो RA + RB -20। समेशन ऑफ MB=0। तो 20 × 200, 20 से आपका 100 और 100 की दूरी थी, तो टोटल हमारी 200 हो जाएगी। 20 × 200 + RA × 100 0। यहाँ से RA का मान निकल जाएगा आपका -40 किलो न्यूटन, माइनस का मतलब है नीचे की तरफ। और यहाँ से RB का मान निकल जाएगा 40 किलो न्यूटन। तो ये आपका न्यूटन होगा। तो 20 आ जाएगा इसका। टोटल हमारा कितना था, 20 था। यहाँ पर RA + RB -20 था। तो RA का मान आपका आ गया 40 किलो न्यूटन, माइनस में है। माइनस का मतलब है कि नीचे की तरफ। और फिर RB का मान, अगर RB का मान हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर RA का मान रख देंगे -40
और इधर हमारा निकल जाएगा आरबी का मान। तो आर ए और आरबी का मान हमको मिल गया, आर ए का 40 किलो न्यूटन, आरबी का 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आर ए रिएक्शन आपका ए पर कितना होगा। यहाँ पर देखिए 40 किलो न्यूटन नीचे की ओर। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका दिया गया न्यूमेरिकल। ये आपका स्पैन दिया गया है 2 मीटर। ये आपका एक यहाँ पर फिक्स सपोर्ट लग रहा है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट आपका फ्री है। यहाँ पर मूवमेंट 2 किलो न्यूटन मीटर का। इसकी जो मोटाई आपकी दी गई 0.55। ऊपर प्रास धरण के लिए ए पर अपरूपण बल का निरपेक्ष मान है। ए पर अपरूपण बल का निरपेक्ष मान बताना है शियर फोर्स का। तो यहाँ पर 0 किलो न्यूटन होगा। कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। 0 किलो न्यूटन फॉर द, देखिए शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ ट्रेवर्स फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट ऑफ दैट सेक्शन और राइट ऑफ दैट सेक्शन। तो यहाँ से शियर फोर्स फिक्स सपोर्ट पे आपका 0 होगा, ए 0। नेक्स्ट हम देखते हैं, IS 383 के अनुसार सबसे मोटी बालू वर्गीकरण के किस क्षेत्र में आती है। आपका अलग अलग वर्गीकरण का क्षेत्र दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो आपका कोड दिया गया IS 383 के अनुसार सबसे मोटी बालू जो होगी वर्गीकरण के किस क्षेत्र में आएगी, तो ये फर्स्ट क्षेत्र में आती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। इसके बारे में हम देखते भी है कैसे आएगी। देखिए जोन फर्स्ट जो आपका है रिप्रेजेंट्स द कोर्स सैंड एंड जोन फोर्थ रिप्रेजेंट्स द फाइनल सैंड इन ऑल द 4 जोन्स। जो आपके 4 जोन्स दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें से जोन फर्स्ट जो आपका है वो कोर्स सैंड को रिप्रेजेंट करता है, जोन फोर्थ आपका फाइनल सैंड को रिप्रेजेंट करता है। Fine aggregate belonging to zone fourth should not be used in RCC works unless tests have been made for suitability of mixed proportion। तो यहाँ से जोन फर्स्ट आपका कोर्स सैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ताज़ा कंक्रीट का आरंभिक दृढ़ीकरण समय होना चाहिए, दृढ़ीभवन नहीं होगा, ये दृढ़ीकरण होगा। इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है वो क्या होना चाहिए, तो 30 मिनट से अधिक। ताज़ा कंक्रीट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, 30 मिनट से अधिक है। और मैक्सिमम जो आपका होता है 10 घंटे होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, इनिशियल के लिए, प्रारंभिक के लिए 30 मिनट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डिटेल देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी ग्रेटर देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 मिनट या 10 घंटे। 10 घंटे को 600 मिनट में चेंज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गलत कथन ज्ञात कीजिए। नीचे आपके 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको गलत कथन बताना है। ली चैटलियर के उपकरण में हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट में मैग्नीशिया के अस्तित्व का आकलन करते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये कथन गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये तीनों तो हम फाइंड करते हैं ली चैटलियर के उपकरण में। यहाँ पर देखिए, ली चैटलियर के उपकरण में क्या करते हैं, सीमेंट के प्रसार विभव का आकलन करते हैं। फिर हम सीमेंट में मुक्त चूने के अस्तित्व का आकलन करते हैं और जल की 0.78 गुना मानक गाढ़ता अपनाते हैं। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपका सही है ली चैटलियर के बारे में, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन कहा जा रहा है ये आपका नहीं करते हम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। गलत कथन आपको चुनना है, तो ली चैटलियर के बारे में ये गलत कथन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ली चैटलियर के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट उत्पादन के संबंध में सिलिका, धूम्र, धान भूसी, भस्म, मेटाकेओलिन और वात्या भट्टी के पृष्ठ दानेदार धातुमल में से विषम प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। विषम प्रविष्टि आपको बताना है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, वात्या भट्टी का पृष्ठ दानेदार धातुमल, ये आपकी विषम प्रविष्टि है सीमेंट उत्पादन के संबंध में। नेक्स्ट हम देखते हैं, 7 दिन के घन सामर्थ्य से कंक्रीट घनों की 28 दिन के संदर्भ सामर्थ्य के आकलन के लिए हम 7 दिन के धन सामर्थ्य को गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, तो 1.5 से। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए, 7 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स अपॉन 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स, यहाँ से हम निकालेंगे। तो आपका 7 डेज बाद 2 होता है और 28 डेज बाद 3 होता है। इनका जो रेशियो है 2/3 है। तो 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.5, यानी कि 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ आपकी निकल जाएगी। तो 1.5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं,
मुक्त सिरे पर बिंदु संकेंद्रित भार P के साथ प्रास धरण की नोक का अधिकतम विक्षेप यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड आपका लगा हुआ है P के साथ प्रास धरण जो कैंटिलीवर बीम आपकी है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो PL/3EI। ये ऑप्शन आपका सही आंसर। जितने भी स्लोप और डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम के, कैंटिलीवर बीम के, या फिर जितने भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान है, तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ से हम और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैंटिलीवर बीम आपका है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट आपका है और एक इंड आपका फ्री है। इंड सिरे पर आपका पॉइंट लोड आपका लग रहा है P, ये आपका B पॉइंट है, ये पॉइंट है, L इसकी लंबाई है। तो यहाँ से हम देखेंगे स्लोप क्या होता है इसके लिए। अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम के फ्री इंड पर, तो वहाँ के लिए आपका स्लोप होगा थीटा B=PL²/2EI, और डिफ्लेक्शन आपका होगा फ्री सिरे पर, मुक्त सिरे पर, PL/3EI। तो आपको डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट का उच्च संपीड़न सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, तो सामान्य दर पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 मिनट हम रखेंगे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 10 मिनट रखेंगे, फिर हम परिवेश तापमान पर लेकर आएंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सीमेंट का उच्च संपीड़न सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहचान कीजिए कि सीमेंट का कौन सा ग्रेड भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है। सीमेंट के 3 ग्रेड आपके होते हैं और आपको याद होना चाहिए 33, 43 और 53। तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं है, 33, 43 और 53, ये तीनों तो ग्रेड हैं सीमेंट के, ये 23 वाला नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो 3 ही ग्रेड होते हैं सीमेंट के, 33, 43 और 53, याद रखेंगे हम। यहाँ पर देखिए दी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज 33 ग्रेड। ये इसका कोड क्या है, इसका कोड भी पूछता है। कहीं कहीं आपको दे देता है कि 33 ग्रेड का जो सीमेंट है वो किस कोड से लिया गया है, या फिर इस कोड में किस ग्रेड के सीमेंट की बात कही गई है। तो कोड आप जरूर, ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो IS जो 33 ग्रेड आपका है IS 269 1989 से लिया गया है। जो 43 ग्रेड है IS 8112 1989, और 53 ग्रेड आपका IS 12669 1987। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शीघ्र दृढ़ हो जाने वाले सीमेंट में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा होती है। जो जल्दी जम जाता है सीमेंट, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो C3S की, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसके बारे में आपको डिटेल दिया गया है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, तो यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला आपका है जल सीमेंट के नियत अनुपात के लिए बारीक बालू स्वीकार्यता को घटाती है। दूसरा आपका कथन है सरपट दीर्घावधि भारण के अंतर्गत कंक्रीट की विकृति होती है। तो क्या करना है, सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन कौन सा है आपका, तो 1 और 2 दोनों आपके सही कथन है। यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सभी आरसी स्तंभों को इस प्रकार बनाया जाए कि उसकी न्यूनतम उत्केंद्रता हो। सभी आरसी स्तंभों को कैसे हम बनाएंगे कि उसकी न्यूनतम उत्केंद्रता L/500 + T/30 होगी। तो सी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर। सभी आरसी स्तंभों को इस प्रकार बनाया जाए कि उसकी न्यूनतम उत्केंद्रता कितनी हो, L/500 + D/30। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में डिटेल, तो यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक अल्फा है। अल्फा का मान क्या होता है तापीय प्रसार गुणांक का, तो यहाँ पर 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड और कंक्रीट के अल्फा के निकट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आरसी स्तंभ की परिरेखा पर मापी गई अनुदैर्ध्य छड़ों का अधिकतम अंतराल ज़्यादा नहीं होगा किससे, तो यहाँ पर पहला दिया गया 200 mm से, फिर आपके ऑप्शन दिए गए 250 mm से, 300 mm से, अनुदैर्ध्य छड़ के व्यास के 20 गुना से। तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम IS 456 के अनुसार आनमन में कंक्रीट का तनन सामर्थ्य होता है। तनन सामर्थ्य क्या होता है, तो 0.7 √FC के होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा कि IS 456 के अनुसार आनमन में कंक्रीट का जो तनन सामर्थ्य होगा, टेंशन स्ट्रेंथ होगा 0.7 √FC के। नेक्स्ट हम देखते हैं
कंक्रीट की न्यून स्वीकार्यता आपात के समरूप होती है। किसके समरूप होगी? जैसे अलग अलग स्लम्प का मान दिया गया होता है कि स्लम्प का मान अगर इतने से इतने के बीच में है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या होती है, कब कहाँ तक मान रहेगा तो हमारा लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा, या वेरी लो होगा। तो क्वालिटी जो भी आपका उसका रेशियो है, सॉरी, जो भी उसका लिमिट है वो आपको याद होना चाहिए। कंक्रीट की न्यून स्वीकार्यता अनुपात के समरूप होती है, तो जो 25 से 75 mm के होगी वही होगी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, न्यून स्वीकार्यता अनुपात के समरूप है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसकी लिमिट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी दिया गया है और यहाँ पर स्लम्प का मान mm में दिया गया है। एक्सट्रीमली लो तब कहेंगे जब स्लम्प का मान 0 होगा, वेरी लो तब कहेंगे जब स्लम्प का मान 0 से 24 के बीच में होगा, लो हम तब कहेंगे जब 25 से 50 के बीच में होगा। और फिर हमारा क्या है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लो का आपसे पूछा जा रहा था तो 25 से 50 ऑप्शन नहीं है, 25 से 75 है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अल्प और सामान्य प्रभावन के लिए यदि 20 mm डाउन कोर्स समुच्चय का प्रयोग किया जाए तो प्रति घन मीटर कंक्रीट के लिए सीमेंट की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। सीमेंट की न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 300 kg से। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं किसके लिए कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। यहाँ पर देखिए एक्सपोजर का मान दिया गया है माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व और एक्सट्रीम। प्लेन कंक्रीट का दिया गया मिनिमम सीमेंट कंक्रीट केजी पर मीटर क्यूब में, और रेनफोर्स्ड कंक्रीट का दिया गया मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में। तो किसके लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट का बंधक सामर्थ्य बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा? कंक्रीट के ग्रेड के साथ। जो कंक्रीट का ग्रेड होता है उसके साथ कंक्रीट का बंधक सामर्थ्य आपका बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है बंधक सामर्थ्य के बारे में। शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट की सामर्थ्य लब्ध की बढ़ी हुई दर प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? C3S की अधिक मात्रा से। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बालू का फूलना अधिकतम होता है यदि जलांश का प्रतिशत हो। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बालू का फूलना अधिकतम होता है यदि जलांश का प्रतिशत हो 5। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। 5% होगा तो बालू का फूलना अधिक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कोई धरण बंधन में असफल रहे तो उसके बंधक सामर्थ्य को बहुत किफायत से बढ़ाया जा सकता है। कैसे हम बढ़ाएंगे? अगर बंधन में वो फेल होने लगे तो उसके बंधन सामर्थ्य को हम कैसे बढ़ाएंगे? तनु छड़ों का प्रयोग अधिक संख्या में करके। जब वो फेल होने लगेगी तो उसकी जो हम सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएंगे? तनु छड़ों का प्रयोग अधिक संख्या में करके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी पट्ट में न्यूनतम आवरण न तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और न ही मिनिमम जो कवर है वो कितना होना चाहिए? छड़ के व्यास से तो कम नहीं होना चाहिए, पहले आपको बता दिया गया है। और एक और लिमिट है इसकी, जो 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। न तो 13 mm से कम और न ही छड़ के व्यास से कम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है सबके लिए क्लियर कवर। क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? फुटिंग से के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 15 mm और नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ द बार। यही आपसे पूछा गया था। फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयर केस के लिए 15 mm, सनसेट के लिए 25 mm। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऊंचाई एच वाले किसी प्रतिधारक भित्ति के ऊर्ध्वाधर फलक पर प्रति एकक आयतन W भार और विश्राम कोण फाई वाली निरुद्ध मिट्टी द्वारा प्रति एकक चाल पर डाला गया कुल दाब मिलता है। टोटल प्रेशर आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा, WH²/2 इंटू 1-sin⁵ 1+sin⁵। तो टोटल प्रेशर का मान ये है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 750 mm से अधिक पेटा यानी कि वेब गहराई वाली धरणों के पार्श्व फलक प्रबलन का अधिकतम अंतराल होता है। मैक्सिमम अंतराल कितना होगा ये बताना है। तो पहला दिया गया 300 mm और दूसरा दिया गया धरण की पेटा चौड़ाई। तो ए तथा बी इनमें से जो कम होगा उसी को हम लेते हैं मैक्सिमम जो अंतराल होगा। तो या तो 300 mm या फिर धरण की पेटा चौड़ाई, इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट का भंजन मापांक देता है। क्या देता है? कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कंक्रीट का जो भंजन मापांक है कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
सपाट पट्ट को आलम्ब दिया जाता है पट्ट के साथ एकाश्मता निर्मित स्तंभों पर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सपाट पट्ट को आलम्ब दिया जाता है पट्ट के साथ एकाश्मता निर्मित स्तंभों पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, IS 456 2000 के अनुसार पार्श्व फलक प्रबलन की व्यवस्था करनी चाहिए जब धरन की पेटी यानी कि वेब गहराई अधिक हो किससे, 750 mm से। IS 456 2000 के अनुसार ये कह रहा है कि 750 mm से जब उसकी गहराई अधिक हो तब पार्श्व फलक प्रबलन की व्यवस्था करनी चाहिए। डी ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सपाट टी की मोटाई के रूप में वेब दृढ़कारियों का आउटस्टैंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12T। डी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर है, आउटस्टैंड आपका 12T होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया आउटस्टैंड के बारे में टोटल देखिए, फार सेक्शन, एंगल सेक्शन और टी सेक्शन एंड 12T फॉर फ्लैट्स। 12T आपका दिया गया फ्लैट्स के लिए। जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे पर रखा जाए और दो आवरण प्लेटों द्वारा जोड़ा जाए तो उस जोड़ को कहते हैं उभय आवरण टक्कर जोड़। यहाँ पर कहेंगे उभय आवरण टक्कर जोड़। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है प्लेट के बारे में, कोडल प्रावधानों के अनुसार लंबाई L वाले इस्पात स्तंभ का प्रभावी व्याकुंचन लंबाई होती है, व्याकुंचन लंबाई आपकी होती है 2L। सी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर। इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे कि कब लंबाई कितनी होती है, एक पहले भी आपको बताया गया, ये दूसरा पॉइंट है इसका। द इफेक्टिव बल्किंग लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ L इज 2L, तो L इज 2L होगा। अब और भी हम देखेंगे क्या क्या मान होते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर ऑफ कांस्टेंट डायमेंशन, पहले आपका दिया गया इंड के बारे में, इफेक्टिव लेंथ और सिंबल दिखाया गया है कि कब फिक्स्ड होगा तो कितनी लंबाई होगी, फ्री होगा तो कितनी। जैसे देखिए पहला आपका दिया है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड देखिए एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ इंड्स पे, तो यहाँ पर 0.65L हो गया। दूसरा आपका है रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड पे रोटेट कर रहा है तो 0.80L। फिर हमारा रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन देखिए बोथ इंड्स एक्सट्रीमली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड्स, दोनों आपका फिक्स है तो L का मान L के बराबर होगा, इफेक्टिव L के। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगर पोजीशन ये है तो आपका 1.20L हो जाएगा, और अगर आपका पोजीशन ऐसे दिया गया है तो आपको 1.50L। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले भी जो आपको बताया गया कि जब फिक्स होता है इंड या फ्री होता है तो उसकी लंबाई क्या होती है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिवेट के छिद्र का व्यास रिवेट के अभिहित व्यास से बड़ा होना चाहिए, लगभग कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसका एक आपका जो भी फैक्ट है उसको हम याद रखेंगे कि जब रिवेट के व्यास की जो भी मान दिया होता है, रिवेट के व्यास का सामान्य व्यास का मान जब 25 mm दिया हो या 25 mm से कम हो, तो कई बार आपको बताया जा चुका है जब सामान्य व्यास का मान 25 mm हो या 25 mm से कम हो तो उसमें हम उसका सकल व्यास निकालने के लिए 1.5 mm ऐड करते हैं, और जब 25 mm से अधिक मान दिया गया हो तो उसमें 2 mm ऐड करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कितना मान दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ऐड करते हैं, तो 1.5 से 2 mm ऐड करते हैं। और कब ऐड करते हैं भी आपको बताया जा चुका है कि 1.5 mm तब ऐड करेंगे जब रिवेट का समान व्यास का मान 25 mm दिया हो या उससे कम हो, और जब 25 से अधिक होगा तो 2 mm ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही आंसर है, यहाँ से देख लीजिएगा डिटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं, कहाँ पर लगाए जाएंगे, आधार पर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक रिवेट दो प्लेटों को जोड़ती है जैसा नीचे दिखाया गया है, और रिवेट के लिए सुरक्षित अपरूपण प्रतिबल 1000 kg/cm² है, तो अनुमत अधिकतम कर्षण का मान होगा, कितना होगा। यहाँ पर शियर का मान पूछ रहा है, अधिकतम कितना होगा, तो 3140 kg। डी ऑप्शन सही है, लेकिन कैसे होगा ये हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए, द डायमीटर ऑफ द होल शैल बी एज्यूम्ड टू बी 1.5 mm इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट अप टू 25 mm। 25 mm तक है तो 1.5 ऐड करेंगे, ये हमको पता है। तो देखिए डायमीटर ऑफ होल डी प्लस 1.5 यानी 20 mm दिया है आपका डायमीटर, तो उसमें क्या करेंगे 25 से कम है तो 1.5 ऐड करेंगे तो 21.5 mm,
और जिसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए 2.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका डेया निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल सीयर में निकालेंगे। पी एस इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस होता है। जैसे धारण में अलग होता है, सीयर में अलग होता है, तो अलग अलग मान होते हैं इसके। तो सीयर में हमको निकालना है तो 5/4, डी का मान आपको पता है तो डी स्क्वायर हम रख दिए, इंटू एफ एस का मान पता है 1000 तो भी रख दिए। तो यहाँ से आपका एक्चुअल में जो मान आया 3630.5 kg। देखिए मैक्सिमम परमिजिबल पुल विल भी 3630.5 kg, लेकिन ये ऑप्शन आपका दिया नहीं गया है। इफ़ वी टेक डायमीटर ऑफ होल 2 सेंटीमीटर, ऐसे अगर यहाँ पर डायमीटर हम लिए 2.15 सेंटीमीटर, तो इसको कभी हम क्या करते हैं कि राउंड फिगर में ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका कितना आता, तो 2 सेंटीमीटर मान के सॉल्व करते हैं तो 3141.59 kg आता। तो इसी के लगभग में हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन देखिए हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बट करेक्ट आंसर इज 3630.5। करेक्ट आंसर आपका यही है 3630। लेकिन अगर हम डायमीटर को राउंड फिगर में लेके चलेंगे, 2 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा। और इसी के लगभग बराबर में है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 3140 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं IS 800/1984 के अनुसार इस्पात में अक्षीय त्वरण में अनुमत प्रतिबल है FI, इस्पात का न्यूनतम प्रभाव प्रतिबल होता है। तो अनुमत त्वरण प्रतिबल कितना है 0.6 FY। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27 mm के अभिहित व्यास वाली रिवेट के लिए रिवेट छिद्र का सकल व्यास होगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है जो अभी हमने बताया कि 25 mm से अधिक है तो 2 mm ऐड करेंगे, 25 तक है या 25 से कम है तो 1.5। यहाँ पर 27 mm दिया गया है और आपका रिवेट छिद्र का सकल व्यास पूछा जा रहा है। तो क्या होगा 27 mm 2 mm ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 29 mm। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति 40 साफ रिवेट के लिए अपरूपण में अधिकतम अनुमत प्रतिबल होता है सीयर कितना होता है, सीयर में मैक्सिमम अनुमत प्रतिबल कितना होता है तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन से आपका सही आंसर है। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आपका SSC JEE का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर के, 2011 का समाप्त हो गया, 2012 के क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद भी हम देखेंगे 19 तक के क्वेश्चन को। और एज इट इज़ आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देखते रहिए, अभी सर्वे की चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील सॉफ्ट रिवेट्स एंड बोल्ट, यहाँ पर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फास्टेनर्स, एक्सियल टेंशन MPa में सीयर दिया गया है और बियरिंग दिया गया है कि इसका कितना होता है। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स का क्या होता है, एक्सियल टेंशन आपका 100, यहाँ पर सीयर 100 और बियरिंग आपका 300। इसी तरह से हैंड ड्रिवन रिवेट्स का 80 और 250, इसी तरह से इन दोनों का भी दिया गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर फील्ड रिवेट्स द परमिजिबल स्ट्रेस आपका शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। IS 800/1984 के अनुसार संपीड़न अवयव के बंधन कुल अनुप्रस्थ अपरूपण यश का प्रतिरोध करने के समानुपाती होंगे, जो बराबर होगा कम से कम कितने के, अक्षीय भार के 2.5% के। यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा कि IS 800/1984 के अनुसार संपीड़न अवयव के बंधन कुल अनुप्रस्थ अपरूपण यश का प्रतिरोध करने के समानुपाती होंगे, जो बराबर होगा कम से कम अक्षीय भार के 2.5% के। तो यहाँ पर आज की वीडियो आपकी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट